आज का टॉपिक है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से किसी एक मोड का या उसके रिस्पेक्ट में दूसरे मोड का या डिफरेंस उन लोगों में तो पूछ ले जाते हैं। तो एफोरिज्म नंबर, सबसे पहले एफोरिज्म नंबर 52 के फुट नोट में, एफोरिज्म नंबर 52 में 6 एडिशन के 52 में सबसे पहले हम सीरियल वाइज एफोरिज्म के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज चलेंगे। सबसे पहला मोड ऑफ ट्रीटमेंट है होम्योपैथी, ठीक है। इसका जिक्र होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात की गई है एफोरिज्म नंबर 52 और कौन से एडिशन में, 6th एडिशन में, ठीक है। तो हम लोग तो जानते ही होम्योपैथी के बारे में कि ये एक एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर पे बेस्ड है, ठीक है। ट्रू माइल्ड केयर टेक प्लेस होता है इसमें। तो लगभग होम्योपैथी के बारे में तो पता ही है हम लोग। तो क्या है, इट इज बेस्ड ऑन एक्यूरेट, कुछ नहीं है, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि एक केस टेकिंग की तरफ इशारा हो गया। केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्योर एक्सपीरियंस। तो अपनी जो होम्योपैथी है ये किस पर बेस्ड है, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर और केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन। हम लोग जो है इसमें जो अपनी जो ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथिक में, ये ट्रू होता है, माइल्ड क्योर करता है और परमानेंट किसी भी डिजीज का टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेके हम लोग परमानेंट क्योर करते हैं इसके अंतर्गत। तो जो चीज़ें जानते हैं इसमें लिखेंगे। हेंस होम्योपैथी में कैसा क्योर होता है, ट्रू माइल्ड क्योर, और कैसा माइल्ड क्योर टेक प्लेस एंड परमानेंट, एंड किसी भी डिजीज को अगर हम लोग ठीक कर देंगे तो परमानेंटली के लिए ठीक हो जाएगी, क्योर द परमानेंटली क्योर द डिजीज। ये बात लिखी हुई है, मैं एफोरिज्म बताते चलूँगा क्योंकि आप लोग जब फिर से रिवाइज करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। जितना मैंने ग्रीन कलर से लिखा है ये बात 53 के एफोरिज्म नंबर में लिखा हुआ है कि अपनी जो होम्योपैथिक का क्योर होता है ये ट्रू है, माइल्ड करता है, किसी भी को बिना हार्म पहुंचाए, ठीक है, और एक परमानेंट क्योर होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये बात 53 में 6th और 5th एडिशन दोनों में ये बात लिखी हुई है। उसके बाद से इसके ट्रीटमेंट में कैसा चलता है, तो मैं आगे लिखता हूँ, इन दिस ट्रीटमेंट ठीक है, माइल्ड जो कि अभी हमने ऊपर बात किया, और श्योर परमानेंट, ठीक है। आप अगर मेडिसिन रेमेडी का चयन अच्छे से कर रहे हैं तो उस डिजीज को परमानेंटली क्योर करेंगे, परमानेंट क्योर, और विदाउट, दिस स्टैंड फॉर विदाउट डूइंग इंजरी, विदाउट डूइंग इंजरी टू अनदर डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप एक किसी डिजीज को ठीक कर रहे हैं, वो डिजीज ठीक हो रहा है तो दूसरे वाइटल ऑर्गन को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा हम लोग दूसरे पैथी में ज़रूर देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन अपने होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। माइल्ड श्योर परमानेंट क्योर है, विदाउट डूइंग इंजरी टू अनदर डायरेक्शन, एंड दूसरे डायरेक्शन में भी इंजरी नहीं करता है, और विदाउट वीकनिंग पेशेंट, यानी पेशेंट के, ऐसा नहीं पेशेंट को कमज़ोर बना देता है, ऐसा अपनी होम्योपैथी में नहीं है। तो ये बात लिखी हुई है इन द ट्रीटमेंट माइल्ड क्योर। अच्छा, अगर हम लोग दूसरी पैथी की बात करें अगर, तो पता चल रहा है कि हम किसी हार्ट डिजीज की हम लोग मेडिसिन टेकअप कर रहे हैं किसी दूसरे पेशेंट की, तो किडनी खराब हो रहा है, हार्ट तो ठीक हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है। लेकिन अपनी होम्योपैथी में क्या है कि
विदाउट डूइंग इंजरी टू अनदर डायरेक्शन, यानी कि आपको ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे ठीक करेगा और उसे ठीक करेगा लेकिन दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, और साथ साथ पेशेंट को वीकनिंग नहीं करेगा। ये बात जो है लिखी हुई है, जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, ये बात लिखी हुई है एफोरिज्म नंबर 54 में लिखी हुई है, 5th एडिशन में। जिनके पास कंबाइंड बुक है वो उन लोगों को ज़्यादा आसान होगा, और जिनको नहीं है तो उन लोगों को दोनों बुक से देखना पड़ेगा। तो मैं क्या क्या बातें बता चुका होम्योपैथी के बारे में, कि अपनी जो होम्योपैथी है ये बेस्ड है एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर पे, ठीक है, तभी तो हम लोग पूरे अच्छे से केस टेकिंग करते हैं, टोटलिटी निकालते हैं, फिर मेडिसिन और रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद से 53 में क्या लिखा हुआ है, 53 में लिखा हुआ है कि माइल्ड क्योर टेक्स्ट पे बहुत ही छोटा एफोरिज्म है। 6th एडिशन में दोनों 5th और 6th दोनों में ये बात लिखी हुई है, ट्रू माइल्ड क्योर टेक प्लेस परमानेंट क्योर द डिजीज। कोई पूछ ही लिया कि बताओ परमानेंट क्योर ऑफ डिजीज किस में लिखा हुआ है, तो ऐसे एक नोट्स रहेंगे हमारे पास तो तुरंत वहाँ से हम लोगों को याद आ जाएगा। फिर 54 में क्या लिखा हुआ है कि विदाउट डूइंग इंजरी टू अनदर डायरेक्शन, अब विदाउट वीकनिंग पेशेंट, यानी कि आपको किसी दूसरे डायरेक्शन में हार्म नहीं पहुँचाएगा। तो ये सारी बातें होम्योपैथी के बारे में 52, 53 और 54 5th एडिशन में, हालांकि और सब जगहों पे भी लिखा हुआ है, जहाँ जैसा आएगा वैसा हम लोग देखते चलेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा है हेट्रोपैथी, हेट्रोपैथी या इसी को बोलते हैं एलोपैथी। ये सेकेंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। इसकी बात एफोरिज्म नंबर 55 में की गई है, ठीक है, एफोरिज्म नंबर 55 में हेट्रोपैथी या एलोपैथी की बात की गई है। तो ज़रा देखते हैं एलोपैथी क्या है। एलोज मतलब क्या होता है, डिसिमिलर। एलोज मतलब होता है डिसिमिलर, और पैथोज मतलब होता है सफरिंग। तो यानी कि हम उसको ऐसे डिसिमिलर तरीके से उसे क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अपनी क्या थी, सेम थी, और ये क्या है, डिसिमिलर तरीके से, तभी तो इसका नाम हेट्रोपैथी और एलोपैथी रखा हुआ है। एक बहुत ही फैक्ट बात है, जो वर्ड एलोपैथी है, ठीक है, यानी कि जो लोग एलोपैथी वाले होम्योपैथी को विरोध करते हैं, ठीक है, एक फनी ट्रूथ है कि एलोपैथी वर्ड डॉक्टर हैनीमैन ने ही दिया था, ठीक है। 1816 में, 1816 में वर्ड एलोपैथी इज गिवन बाय डॉक्टर हैनीमैन, और अपने ये बात मटेरिया मेड का पूरा 5th एडिशन में बात कही हुई है। तो मैं एक लिख रहा हूँ बात कि वर्ड एलोपैथी गिवन बाय डॉक्टर हैनीमैन, ठीक है, इन 1816, ठीक है, और ये बात लिखी हुई है मटेरिया मेड का प्यूरा 5th एडिशन में, मटेरिया मेड का 5th एडिशन में, ठीक है। इसमें क्या है एलोपैथी के बारे में या हेट्रोपैथी में क्या है, कि इसमें कोई पैथोलॉजिकल, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हेट्रोपैथी क्या है कि इसमें कोई भी पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता है, नो पैथोलॉजिकल रिलेशन टू व्हाट इज एक्चुअली डिजीज इज बॉडी, मतलब बॉडी में डिजीज क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, ये इनको पता ही नहीं होता है, ठीक है। इन लोगों को बस एक ही है कि ये लोग बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी पे चलते हैं कि हाँ ये डिजीज हो रही है, बैक्टीरिया या वायरस कोई फंगस इन्फेक्शन कर दिया है, लेकिन क्या मेन कॉज है इनको ये पता नहीं रहता है। तो मैं लिखता हूँ नो पैथोलॉजिकल, ये बात लिखी हुई है 55 में, नो पैथोलॉजिकल या पैथोफिजियोलॉजिकल रिलेशन, ठीक है, नो पैथोफिजियोलॉजिकल रिलेशन टू व्हाट इज एक्चुअली डिजीज इन बॉडी, डिजीज इन बॉडी, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इन लोगों में कुछ तरीके हैं, जैसे कि मैं पहला तरीका लिखता हूँ
कॉजा मॉर्बी, जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग जानते हैं कि कोई भी डिजीज का कॉज क्या है। तो कॉज ऑफ डिजीज ये लोग मानते हैं क्या, कि कोई भी डिजीज का कॉज है बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें, फंजाई वंजाई, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये लोग कॉजा मॉर्बी को हम फॉलो करते हैं। दूसरा है टॉलिकॉजम। ठीक है, टॉलिकॉजम का मतलब होता है कि इनको कोई चीज़ को मान लीजिए कि नहीं मेडिसिन से ठीक कर पाएँ तो उनके तुरंत रिमूव कर देते हैं, रिमूवल ऑफ कॉज। ठीक है, आपको गॉल ब्लॉडर में कोई दिक्कत हो रही है तो गॉल ब्लॉडर को ही पूरा काट के निकाल देते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें इनमें आती हैं, यानी सर्जरी वर्जरी वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसमें रखते हैं, रिमूवल ऑफ कॉज, जिसमें क्या है सर्जरी। ठीक है, टॉलिकॉजम एनिमल प्रूविंग होती है इनकी, यानी कि किस पे प्रूव करते हैं अपनी मेडिसिन को, एनिमल पे। पहले जो है कोई मेडिसिन अगर ये बनाएंगे तो या तो मंकीज पे, रैट पे वगैरह वगैरह पे ये लोग अपना ट्रायल करेंगे, तब जाके जो है ये ह्यूमंस पे करेंगे। तो इनकी प्रूविंग होती है एनिमल पे, एनिमल प्रूविंग। लेकिन अगर अपनी होम्योपैथी की बात करें, यहीं पे जस्ट अगर बात आ गई है, तो अपनी होम्योपैथी की प्रूविंग एनिमल्स पे नहीं होती है। आपको पता होगा कि हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैच करा के मेडिसिन देते हैं, तो मेडिसिन जो है हम लोगों की सिम्टम बेस्ड है, और सिम्टम कोई एनिमल नहीं बता पाएगा। ठीक है, सिम्टम सिर्फ एक मैन ही बता पाएगा। इसलिए एक हम लोगों का जो प्रूविंग होती है मेडिसिन का, वो हम लोग एक हेल्दी ह्यूमंस पे करते हैं कि आप ये मेडिसिन खाओ और आप बताओ कि आपके अंदर क्या क्या सिम्टम आए। ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी मेडिसिन प्रूविंग कोई नहीं कर रहे हैं तो किसी मंकीज को या फिर रैट को खिलाते हैं तो सिम्टम बताएगा ही नहीं। तो एक बहुत ही ख़ास बात है अपनी पैथी में कि अपनी पैथी जो है प्रूविंग होती है एक हेल्दी ह्यूमन पे। ठीक है, तो बट मैं ही लिखता हूँ बट इन होम्योपैथी, ठीक है, प्रूविंग ऑफ हेल्थ, प्रूविंग कहाँ हो रही है इन होम्योपैथी, प्रूविंग ऑफ हेल्दी पर्सन, प्रूविंग ऑन हेल्दी पर्सन। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन पे होता है। क्यों होता है, क्यों एनिमल पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हेल्दी पर्सन सिम्टम को बताएगा। ये क्या करेगा, सिम्टम बताएगा कि हमने ये मेडिसिन खाई और हमें ये सिम्टम हुआ, और ये बात लिखी हुई है एफोरिज्म नंबर 20 में। ठीक है, ये पीछे की बात मैंने उठा ली, एकदम साफ साफ क्लियर लिखो। जब आप पढ़ते हुए आएंगे तो नीचे आपको मिलेगा कि एफोरिज्म नंबर 20 में लिखा हुआ है कि हम लोगों की होम्योपैथिक प्रूविंग कहाँ होती है, एक हेल्दी ह्यूमंस में या एक हेल्दी पर्सन पे होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एलोपैथी या हेट्रोपैथी के नुकसान क्या क्या हैं। ठीक है, फ़ायदे तो आपको अभी वो भी पूछा जाता है, पहले हम नुकसान की बात करते हैं कि नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहले है कि आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़, यानी कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है, हम पीछे बात कर चुके हैं आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़, एक पूरा इस पर लेक्चर पड़ा हुआ है। ठीक है, क्रोनिक डिजीज़, मैं जब क्रोनिक डिजीज़ पढ़ा रहा था तो वहाँ पे इस पर पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ में, कि कैसे आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ बनते हैं। तो आप लोग वहाँ जाके, जो लोग नहीं देखें वो लोग देख सकते हैं। हालांकि मैं लिख देता हूँ, ये 60 के फुट नोट में आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ में लिखा हुआ है, और 74 और इसके फुट नोट में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो जो लोग वो लेक्चर नहीं देखें जाके देख लें, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ काफ़ी डिटेल में चला हुआ है। तो ये एक नुकसान है। दूसरा है कोलेट्रल डैमेज। सही बात है, अभी हमने जस्ट पीछे होम्योपैथी में बात किया कि एक ऑर्गन को आप ठीक करो, दूसरा जो है ख़राब हो जाता है एलोपैथी के द्वारा या और मोड ऑफ ट्रीटमेंट के द्वारा। तो एक कोलेट्रल डैमेज की बात लिखी हुई है, कोलेट्रल डैमेज ये इसका नुकसान है। ठीक है, वन क्योर अदर अफेक्टेड, एक आप ठीक कर रहे हैं, वन क्योर अदर अफेक्टेड, तो ये सारी चीज़ें हैं। एग्रेवेशन ऑफ डिजीज़ भी देखने को कभी कभी मिल जाता है, एग्रेवेशन ऑफ डिजीज़, कभी कभी डिजीज़ बहुत ज़्यादा उभर के आ जाती है। तो ये सब कुछ नुकसान है एलोपैथी की। और एक बात करें हम लोग एलोपैथी की या हेट्रोपैथी की, तो आप किसी डिजीज़ को आप क्योर कर रहे हो, आप एज ए एलोपैथी डॉक्टर, तो हर एक टाइम आप पोटेंसी बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, और पोटेंसी जैसे जैसे बढ़ाते हैं उस पर्सन का, वैसे वैसे वो उस पोटेंसी से रजिस्ट होता जाता है और उस डिजीज़ से कभी वो क्योर पा ही नहीं सकता।
डायबिटीज के पेशेंट एक बेस्ट एग्जांपल है जो हाई डोज लेते चला जाता है, तो ईच टाइम मैं लिखता हूँ ईच टाइम इंक्रीज पोटेंसी, ठीक है, हर बार पोटेंसी बढ़ाते हैं टू क्योर, लेकिन क्योर तो होता नहीं है, टू क्योर डिजीज बट कैन नॉट क्योर, या कैन नॉट नेवर क्योर, कैन नॉट लग गया तो हो ही गया, तो कभी वो क्योर नहीं हो सकता। और ये बात लिखी हुई है ए वाली लाइन एफोरिज्म नंबर 60 में, जाके देखेंगे आप लोग, हर एक टाइम हर एक बार पोटेंसी जो है बढ़ाई जाती है और वो बंदा कभी ठीक नहीं हो पाता है। तो ये इसके नुकसान थे। और फ़ायदे क्या हैं एलोपैथी के, कि आपको इंटेंस रिलीफ चाहिए किसी चीज़ को, और सर्जिकल डिजीज़, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब हम लोग डिजीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग सर्जिकल डिजीज़ के बारे में पढ़े थे। तो सर्जिकल डिजीज़ के बारे में यानी कि हमको कोई सर्जरी करवानी है इंटेंस, तो वहाँ पे इसके लिए फ़ायदे हैं। एक्सीडेंटल केस के फ़ायदे हैं इसमें। तो आपको ये पेपर में दोनों पूछा जाता है कि आप बताइए एलोपैथी या हेट्रोपैथी या एंटीपैथी की फ़ायदे क्या। अभी हम लोग एंटीपैथी आगे पढ़ेंगे, फ़ायदे और नुकसान एक साथ पूछे जाते हैं। तो ये था पूरा का पूरा हेट्रोपैथी और एलोपैथी पे, जो कि एफोरिज्म नंबर 55 में लिखी हुई है, ठीक है। और कहाँ कहाँ लिखी हुई है, 55 में लिखी हुई है, इसकी थोड़ी बहुत बातें। ये तो मैंने एक अलग से पॉइंट बताया कि एनिमल प्रूविंग और होम्योपैथिक में हेल्दी पर्सन पे प्रूविंग होती है। एफोरिज्म नंबर 20 में आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज पे पूरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है 60 की फुट नोट में, और 70 और 74 के फुट नोट में, 74 के फुट नोट में पड़ा हुआ है। फिर कल कोलेट्रल डैमेज, इसका नुकसान, एग्रेवेशन ऑफ डिजीज, और हर टाइम पोटेंसी बढ़ाने की। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे मोड का ट्रीटमेंट का। थर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज आइसोपैथी। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं, अभी तक तो अपने पेपर में कभी लॉन्ग पेपर में आए नहीं है 20 नंबर में, लेकिन ये 10 नंबर या 5 नंबर में कोई एक पूछ लेगा, हेट्रोपैथी, आइसोपैथी, एंटीपैथी। तो ठीक है, आइसोपैथी देखते हैं। आइसोपैथी क्या है कि, हाँ, सबसे पहले बात करें मिलेगा कहाँ। आपको मिलेगा आइसोपैथी 56 के फुट नोट में, 56 के फुट नोट में आपको आइसोपैथी के बारे में हल्का सा जिक्र हुआ है, ठीक है। तो आइसो मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, और पैथी मतलब सफरिंग, पैथोज। हम बता दें कि आइसोपैथी आइसोपैथी म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ होम्योपैथी है, म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ होम्योपैथी है। आप आइसोपैथी और होम्योपैथी एक नहीं करेगा, ठीक है। हम लोगों की होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर चलता है, जबकि इनमें इक्विलिया इक्विलिबस क्यूरेंटर चलता है। तो आइसोपैथी और होम्योपैथी दोनों डिफरेंट पैथी है, तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों एक ही पैथी है। तो मैं एक बात लिखता हूँ यहाँ पे कि आइसोपैथी इज म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ होम्योपैथी, म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ होम्योपैथी, ठीक है। इसमें क्या चलता है स्लोगन, मैं बोला अभी, इक्वेला इक्विलिबस क्यूरेंटर, ठीक है। ये दिया गया है बात, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इक्वेला इक्विलिबस क्यूरेंटर। ये वर्ड जो है, मतलब ये सेंटेंस यूज किया गया है लक्स के द्वारा, डब्ल्यू लक्स के द्वारा, डॉक्टर डब्ल्यू लक्स, ठीक है। एक वेटनरी सर्जन थे जर्मनी में, क्या थे, वेटनरी सर्जन थे, कहाँ, जर्मनी में ही ये भी थे। तो उन्होंने बताया था कि कोई भी डिजीज़, समझे आइसोपैथी क्या है, किसी भी डिजीज़ को ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, सेम डिजीज़ प्रोडक्ट को। मान लो कि ये किसी का कान में कोई दिक्कत है, यानी कि कान में से मान लीजिए कोई फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि इस फ्लूइड को ही निकाल के इसको फिर से इसको ट्रीट करने के लिए दे दिया गया। मतलब डिजीज़ को ट्रीट किया जा रहा है सेम डिजीज़ प्रोडक्ट से, यानी कि कंसेप्ट कहाँ हो गया, ये नोसोड की तरफ ये लोग चले गए। नोसोड में भी तो यही होता है कि हम लोग डिजीज़ प्रोडक्ट को ही उसको पोटेंटाइज करके दे देते हैं। तो दिस वन इन द आइसोपैथी, लेकिन ये हर जगह तो होगा नहीं एप्लीकेबल, ठीक है। कोई कोई डिजीज़ बहुत ही खतरनाक होती हैं, तो हाँ हम लोग नोसोड, तो ये सारी चीज़ें इसलिए फेल हो गई। तो मैं लिखता हूँ इसमें क्या था, ट्रीटिंग, आइसो मतलब सेम था,
तो सेम से सेम को मार दिया गया, तो ट्रीटिंग। आप हर डिजीज के लिए नोसोड कहाँ से बना लोगे? डिजीज, ट्रीटिंग डिजीज बाय गिविंग सेम डिजीज प्रोडक्ट, सेम डिजीज प्रोडक्ट नोसोड की तरह, ठीक है। ये चूँकि उस वक्त नोसोड कंसेप्ट था हेयरिंग सर का, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। तो मैं लिखता हूँ इंस्पायर्ड फ्रॉम नोसोड कंसेप्ट ऑफ डॉक्टर हेयरिंग, ठीक है, डॉक्टर सी हेयरिंग। तो उनके नोसोड कंसेप्ट से ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, तो वहाँ से इन्होंने इस चीज़ को लाया, ठीक है। तो यानी कि ये फॉल्टी परसेप्शन है लॉ ऑफ सिमिलिया का। हम लोगों में क्या चलता है? लॉ ऑफ सिमिलिया, और उसका ये फॉल्टी परसेप्शन कर लिया इक्विलिया इक्विलिबस क्यूरेंटर, यानी कि वहाँ से ये लोग चीज़ों को वहाँ से ये लोग नकल करके जो है यूज करना चाहे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये क्या है? फॉल्टी परसेप्शन है किसका? ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया का। तो ये आइसोपैथी के बारे में कुछ खास ज़्यादा नहीं, फुटनोट में लिखी हुई थी बात, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो हो गया नॉस्ट्रेल, और इसमें क्या था सेम तरह के ट्रीटमेंट में कि अगर किसी को जलन हुआ है या जल गया है तो वो हीट वाले पार्ट पे, यानी कि जलन वाले पार्ट पे फिर से वो हीट देते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ? मैं जैसे कि एक बात करूँ एग्जाम्पल में, जैसे कि ट्रीट कर रहे हैं, क्या ट्रीट बर्न अप्लाई ऑफ हीट ऑन बर्न पार्ट, ट्रीट बर्न, यानी कि बर्न मतलब कोई जला हुआ है तो उससे किससे ट्रीट कर रहे हैं? हीट से ही। ये मान लो किसी का ये जला हुआ है तो इस जगह पे किससे ट्रीट कर रहे हैं? हीट से। जबकि एंटीपैथी में क्या है कि आप जल गए हैं तो तुरंत वाटर में हाथ डालेंगे। तो ये था, तो ये सारी उसमें एग्जाम्पल थी। तो ये आइसोपैथी के बारे में हो गया। अब चलते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, उसके बारे में देखते हैं। हम लोगों के पेपर में सबसे ज़्यादा बार अगर पूछा जाता है क्वेश्चन और समझने की भी चीज़ें हैं, तो आइसोपैथी इज थर्ड मोड, फोर्थ मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज एंटीपैथी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एंटीपैथी। एंटीपैथी के बारे में आप लोगों को मिलेगा 56 एफोरिज्म नंबर में, ठीक है। जबकि हमने बोला था कि 56 के फुट नोट में आइसोपैथी, और हालांकि थर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट उसको अलग से मोड ऑफ ट्रीटमेंट, अपने ऑर्गेनॉन में एंटीपैथी को थर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट कहा गया है, क्योंकि हम लोगों ने आइसोपैथी तो फुट नोट में दिया हुआ है। तो ये बात लिखी हुई है एफोरिज्म नंबर 56 में। और अपने ऑर्गेनॉन के अकॉर्डिंग ये कौन सा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है? थर्ड। यानी फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी, सेकेंड हेट्रो या एलोपैथी, एंड थर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज एंटीपैथी। तो जरा हम लोग देखते हैं एंटीपैथी क्या है। तो एंटी मतलब होता है अगेंस्ट या अपोजिट। एंटी मतलब क्या हो गया? अगेंस्ट या अपोजिट, और पैथो मतलब सफरिंग, सेम लाइन। इसमें क्या चलता है? इसमें चलता है कॉन्ट्रेरिया, मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रेरिया, कॉन्टेरिस क्यूरेंटर, कॉन्ट्रेरिया कॉन्टेरिस क्यूरेंटर, ठीक है। एंटीपैथी में चलती है। ये वर्ड जो है गैलन साहब दिए थे, गैलन ने अपनी टीचिंग किए थे कि हम लोग 17वीं सेंचुरी में, ये किसके द्वारा दिया गया है? गैलेंस के द्वारा। एफोरिज्म नंबर 56 में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, गैलेंस टीचिंग 17वीं सेंचुरी, ठीक है, 17। तो यानी कि एक कैसा कंसेप्ट है, मेडिसिन जो है हम लोग जब भी देंगे तो कैसा देंगे कि हम लोग उसके अपोजिट कैरेक्टर से मिला के मेडिसिन इसमें करते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जो भी ट्रीटमेंट करते हैं एक दो सिम्टम लेके ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो मोस्टली वन या परमानेंट सिम्टम बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो एक ऐसा होता है मोस्टली वन प्रीडोमिनेंट
जिससे पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसी को ये लोग प्रीडोमिनेंट करके उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे देते हैं, यानी टोटलिटी ऑफ सिम्टम इसमें बिल्कुल नहीं है। तो मोस्टली वन प्रीडोमिनेंट सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स जो है थे उस वक्त, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग किसी को अगर हम लोग पूरा कंप्लीट रिलीफ नहीं दे सकते हैं तो उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, टेम्पोरली रिलीफ दें, जिससे वो जो है थोड़ा बहुत तो ठीक हो जाए। ये हिप्पोक्रेट्स का ये हाफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज था कि वो बोल रहे थे कि अगर हम किसी पेशेंट को पूरा ठीक नहीं कर पाए तो कुछ समय के लिए हम उनको ठीक कर दें, ठीक है। तो इसलिए हिप्पोक्रेट्स क्या बोले, लिखते हैं हम लोग, हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग क्या था, उनकी हाफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थी। वो बोल रहे थे क्या कि अगर हम लोग किसी को कम्प्लीटली रिलीफ नहीं कर सकते टू सिक से तो उनको टेम्पोरली रिलीफ दिया जाए। तो मैं लिखता हूँ व्हेन यू कैन नॉट गिव completely relief, you cannot give completely relief to sick, तो आप क्या करो, यू कैन नॉट गिव completely relief to sick, तो आप क्या करो, ट्राई टू गिव हिम टेम्पोररी रिलीफ, टेम्पोररी रिलीफ फॉर सम टाइम। तो इनकी हाफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थी। और वो भी कैसे ठीक करेंगे, बाय अपोजिट मेथड, बाय अपोजिट मेथड। तो ये इनकी हाफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थी कि हम लोग थोड़े समझ के लिए, अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि किसी को ओपीएम दे दिया तो कोई नमनम सेंसिटिव है उस पार्ट को, तो अपने में दर्द हो रहा है, तो दर्द होगा तो ओपीएम दे दिया। ओपीएम से क्या होगा कि उस जगह का सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है किसी को, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो क्या दे देते हैं, परगेटिव या डायरिया कराने वाली मेडिसिन दे देते हैं जो इंक्रीज डायरिया कर देती है। तो ये एंटी है ना, हम लोग में क्या है, कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन वाले ही मेडिसिन देते हैं। कोल्ड है तो उसको हॉट से ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से चलती है एंटीपैथी। और बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम आगे बात करेंगे। यूजफुलनेस अगर हम इसकी देखें, क्योंकि पूछा जाता है, तो हमने तो बता ही दिया था कि इसकी यूजफुलनेस क्या है वहाँ पर भी, तो एक बार फिर से जिक्र कर लें। यूजफुलनेस की बात 67 के फुटनोट में की हुई बात है कि एंटीपैथी की क्या यूजफुलनेस है। तो मोस्ट अर्जेंट केस अगर हम लोगों को मिल रहा है, लाइफ का इमीडिएट जहाँ डेथ लग रहा है कि अभी वो बंदा की डेथ हो जाएगी, तो वहाँ पे हम लोग एंटीपैथी यूज कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ मोस्ट, ये बात लिखी हुई है 67 के फुटनोट में, मोस्ट अर्जेंट केस वेयर डेंजर टू लाइफ, ठीक है, एंड इमीडिएट, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, इमीडिएट डेथ, ठीक है, अलाउ। जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक देना किसी पेशेंट को, आप लोग देखे ही होंगे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं लोग, इलेक्ट्रिक शॉक और फ्रीजिंग, ड्रॉजी, सर्जिकल डिजीज, ठीक है। सर्जिकल डिजीज किस फॉर्म में लिखी हुई है 186 में, इसका एक पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में, सर्जिकल डिजीज में। तो ये सारी यूजफुलनेस है कि आपको जहाँ भी लगे कि अर्जेंट है तो आप वहाँ एंटीपैथी यूज करने का एडवाइस दीजिए। शॉर्ट कमिंग क्या है इसकी, शॉर्ट कमिंग तो बहुत है, नुकसान क्या है, शॉर्ट कमिंग एफोरिज्म नंबर 57 में लिखी हुई है, ठीक है। तो ज़रा 56 शुरू हुआ है तो 57 में इसके नुकसान लिखे हुए हैं और उसके 10 नंबर के बाद से 67 में। तो एंटीपैथी के शॉर्ट कमिंग और यानी कि नुकसान क्या है, ये लिखा हुआ है 57 जस्ट उसके अगले एफोरिज्म में। तो ज़रा देखते हैं, हम अभी जस्ट बात की एक सिंगल सिम्टम बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन होता है, ये बात लिखी हुई है 57 और 58 दोनों में लिखी हुई है। बार बार अपने
हैनीमैन सर इस बात को लिखते हैं कि एंटीपैथी सिर्फ एक सिम्टम को पकड़ लिए और उसी पे ये लोग क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, सिंगल सिम्टम बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन। और ये लिखी हुई है बात 57 के साथ साथ 58 में भी ये बात दोबारा से लिखी हुई है, 58 आल्सो, ठीक है। और कोई कोई डिजीज तो पैलिएट कर जाती है, तो आफ्टर पैलिएशन रिलैप्स ऑफ डिजीज, कोई डिजीज आपने दबा दिया, ठीक है, उसके बाद से फिर से तो उभर के आना ही होगा, तो आफ्टर पैलिएशन रिलैप्स ऑफ डिजीज इज ऑलवेज, जब दोबारा वो आएगा, ठीक है, तो ऑलवेज मोर स्ट्रोंगर देन प्राइमरी या मोर स्ट्रोंगर एज सेकेंडरी काउंटर एक्शन, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्शन, तो उसमें भी ये बात बार बार लिखी हुई कि हम लोग प्राइमरी एक्शन से ज़्यादा सेकेंडरी एक्शन हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि आफ्टर पैलिएशन रिलैप्सिंग ऑफ द डिजीज इज ऑलवेज मोर स्ट्रोंगर एज सेकेंडरी काउंटर एक्शन, यानी कि कोई भी डिजीज अगर पैलिएट कर गई है, दबा दिया गया है मेडिसिन के द्वारा, अगर दोबारा से वो उभर के आती है तो पहले से की अपेक्षा वो ज़्यादा ताकतवर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसमें, तो ओपियम, ठीक है, जो कि डायरिया कॉज करता है, बहुत ही अच्छे से इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मैं जितना भी लिखूँगा। कॉफ़ी है, ठीक है, आप कॉफ़ी लेते हैं नींद के लिए, लेकिन आप फिर कॉफ़ी की जब आदत लग जाती है नींद नहीं आती है, ठीक है। और भी ओपियम पेन के लिए है, ठीक है। तो ये लोग एकदम अपोजिट कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ओपियम क्या कर लेता है, मान लीजिए कि अगर किसी को डायरिया हो रहा है, ठीक है, तो आपने ओपियम ले लिया, तो ओपियम क्या करेगा कि जो हमारी पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट है, ठीक है, वो जो है स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देखेंगे 59 नंबर के एफोरिज्म नंबर में, ठीक है। किसी के यूरिनरी ब्लॉडर में वीकनेस लग रही है तो कैंथराइड्स लेते हैं, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए वाइन पीता है और उसको वीकनेस या हीट चिलनेस हो रही है, तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल 59 एफोरिज्म में लिखे हुए हैं। काफ़ी लंबा एफोरिज्म है 59, तो आप लोग जाके अच्छे से देखेंगे इसका। और वैसे ही पता है कि सारी चीज़ें कैसी होंगी, इसमें एंटी होंगे। इसका जिक्र जो है प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन में हुआ है, तो वहाँ पर ये और डिटेल में होगा। जब हम लोग प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का और डिटेल करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि सारे मोड ऑफ ट्रीटमेंट विथ एफोरिज्म नंबर, ठीक है। उनके एफोरिज्म नंबर के साथ साथ हम लोगों ने होम्योपैथिक, हेट्रोपैथी और आइसोपैथी की अगर बात ना करें तो आइसोपैथी, एंटीपैथी, ये सारी चीज़ें। अगर हम लोग इकट्ठे एक चीज़ की बात करें जो पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, लास्ट टॉपिक है आज का, कि अगर डिफरेंट बिटवीन, क्या है डिफरेंट बिटवीन होम्योपैथी और एलोपैथी, तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं डिफरेंट बिटवीन होम्योपैथी एंड एलोपैथी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे एलोपैथी, फिर लिखेंगे होम्योपैथी। और ये बात डिफरेंट इन दोनों में लिखी हुई है एफोरिज्म नंबर 61 में, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, ये लोग क्या है, बार बार हम लोग एलोपैथी के बारे में क्या देख के हैं, ये लोग सिंगल बेस्ड सिम्टम पे दवा देते हैं, सिंगल सिम्टम प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। हम लोगों में क्या होता है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे होता है, आप लोग पूरा लिखेंगे अच्छे से। सेकंड है ट्रांजिएंट रिलीफ मिलती है, तुरंत आपको रिलीफ मिलती है। यहाँ एफोरिज्म में, किसी एफोरिज्म में लिखा हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा नंबर, कि अगर इसी के आसपास है कि अगर जो है एलोपैथी से या एंटीपैथी से तुरंत अगर रिलीफ नहीं मिलता, ठीक है, तो अब तक एंटीपैथी या एलोपैथी कब की समाप्त हो गई रहती। ये ऑर्गेनॉन में लिखी हुई है बात, इसी के आसपास है, 40 और 60 के बीच में कहीं लिखी हुई, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बात लिखी हुई है कि अगर ट्रांजिएंट रिलीफ नहीं मिलता तो आज एलोपैथी कब की ख़त्म हो गई रहती, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एलोपैथी में क्या होता है, ट्रांजिएंट रिलीफ, तुरंत आपको आराम मिलेगा लेकिन नेवर क्योर। कुछ ऐसे डिजीज हैं जो क्योर हो जाती हैं
नेवर क्योर, ठीक है, उन डिजीज को छोड़ के। और इसमें क्या है, जेनेटली एंड परमानेंट क्योर होते हैं, ठीक है। थर्ड जो है डिफरेंस, इनवेरिएबल एग्रीवेशन देखने को मिलता है। इसमें एग्रीवेशन काफ़ी तगड़ा होता है। हम लोगों में होम्योपैथी एग्रीवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें लार्ज डोज चलते हैं, लार्ज डोज एलोपैथी में, और हम लोग तो जानते हैं इसमें माइन्यूट डोज, सिंगल डोज वाली मेडिसिन चलती है होम्योपैथी में। तो मोस्टली माइन्यूट डोज लिख सकते हैं हम लोग, बहुत ही कम डोज इनमें चलता है। और एक क्रोनिक डिजीज को क्योर नहीं कर पाते हैं, कुछ को छोड़ के, तुक्का छोड़ दिया जाए अगर तो कैन नॉट क्योर क्रोनिक डिजीज। आखिर भाई जब ये लोग ठीक ही कर देते तो क्रोनिक होता ही नहीं। भाई एक्यूट आता, लोग गए एलोपैथी लेने, तो अगर एक्यूट को ठीक कर दे तो कभी क्रोनिक में जाएगा ही नहीं। तो जब वो एक्यूट ना ठीक हुआ तो क्रोनिक उनसे ठीक होगा। और हम लोगों में क्या है, इजली क्योर, अगर वो पेशेंट टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स सही से ही बता दिया, इजली क्योर। तो काफ़ी ज़्यादा आज का लेक्चर हो गया, और ये एफर्जम नंबर 61 में लिखा है, हमने पहले बता दिया। तो आप लोग इससे अच्छे से तैयार करें। इसमें से किसी एक पे 5 या 10 नंबर पे कोई ना कोई आ जाएगा पेपर में, हर साल आया है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग तैयार करें और एफर्जम नंबर के साथ तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा ये एफर्जम के साथ मेहनत किया गया है, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।